रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूँ आज हमारा ही कार्यक्रम का 28वां एपिसोड लेकर के। और जैसा कि आप सब से कहा था कि अगली बार भी बातचीत सोनाली मैम और चितरंजन सर के साथ जारी रहेगी, तो आज एक बार फिर सोनाली मैम और सर हमारे साथ हैं। बिना किसी भूमिका के मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा आप सबके साथ साथ मैं भी अगर हम सर और मैम को ही सुने तो ज्यादा बेहतर होगा। तो सर और मैम, आप दोनों का एक बार फिर स्वागत है। धन्यवाद। और मैम, धन्यवाद तो आप दोनों का कि आप दोनों ने समय दिया हमें एक बार फिर। तो नहीं, अंग्रेजी श्रोताओं का रिस्पांस मिला तो हम दोनों दिल से उनका शुक्रिया कहते हैं। इतना प्यार, इतना सपोर्ट हमें मिला है आपके थ्रू, जो हम उन तक पहुंच पाए हैं, इतने सारे हमारे श्रोताओं तक, साथियों तक। तो उन सबके प्यार के लिए मैं दिल से आपका और उन सबका धन्यवाद करती हूँ। जी मैम, तो निश्चित रूप से कार्यक्रम को काफी सराहना मिली है और अभी तक साथियों ने सुना है और सबने यही चाहा कि आपसे तो 2 क्या बल्कि 4 एपिसोड भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सबने यही कहा है। तो मैम, आज सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि ये सब तो चल ही रहा था, एक तरफ इलाज और कोर्ट में जो लड़ाई चल रही थी, उस सब के बीच में ये केबीसी में जाने का कैसे तय हुआ? जैसे मैंने अपने पिछले इसमें बताया था कि हमारी जब शादी से पहले ही मैं केबीसी गई थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मेरी लड़ाई और जब चल रही थी ये मूवमेंट पूरा, जैसे आपने जिक्र किया था पिछले इंटरव्यू में कि यूथनेशिया के लिए जो मैंने अपील की जी। तो मेरी जो वो आवाज, वो वो दर्द, उसको बहुत ज्यादा, मतलब मैं थैंक्स टू मीडिया, है ना, मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मैं नहीं चाहती थी ऐसा बोलना। मैं आपको कैसे बताऊं या अपने श्रोताओं को कि किस पीड़ा से, किस दर्द से, किस तकलीफ से मैं गुजर रही थी और मैं जीना चाहती थी, मैं ठीक होना चाहती थी, मैं चाहती थी मैं रिकवर हो जाऊं जल्दी। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि अब मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं और जिंदा बचूं या मैं ठीक हो पाऊंगी या फिर मेरा लड़ाई आगे मैं जारी रख पाऊंगी, या जस्टिस मेरे साथ होगा। ये सब चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी और मैं अंदर से बहुत तकलीफ में थी। तो मैंने तभी सरकार से ये आवाज उठाई मीडिया के सामने कि भाई मैं इलाज कराई, मेरा अच्छे से अच्छे मुझे ट्रीटमेंट दीजिए। हमारी फैमिली इस स्थिति में नहीं है, उनको प्रोटेक्शन दीजिए। किसी भी हालत हमारे साथ कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि लगातार हमें धमकियां मिल रही है। अगर आप प्रोटेक्शन की नहीं दे सकते, हमें सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे सकते, हम हमारे ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, हमारे परिवार की स्थिति से निकाल नहीं सकते, तो फिर इस दुनिया में रहने का मेरा क्या फायदा? ना मुझे जस्टिस मिला, ना मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। तो मैंने अपील की थ्रू द मीडिया कि मुझे यूथनेशिया के लिए ऑर्डर दीजिए। तो मेरा ये जो अपील, ये जो आह्वान, ये देश और विदेशों में फैला और इतने अच्छे से उसको सपोर्ट किया मीडिया ने। और उसी का मैं कहना चाहूंगी कि उसी का जो आज केबीसी के आप जिक्र कर रहे हैं, वो जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला, वो जो अपॉर्चुनिटी मिला, ड्यू टू थैंक्स टू मीडिया की फिर सपोर्ट आना शुरू हुआ, एकदम बाढ़ सी आ गई। सर, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि उसके बाद ये ऑर्डर तो मुझे नहीं मिला। मैं जानती थी नहीं देंगे, इतना आसान नहीं है कि आप मतलब यूथनेशिया का ऑर्डर दे आपको, जैसे आप कह रहे थे इच्छा मृत्यु का। लेकिन उसके बाद देश और विदेश के लोगों का प्यार, सपोर्ट, हर तरह से हेल्प आना शुरू हुआ। उसी हेल्प के लिए मैं कहना चाहूंगी कि केबीसी के ओनर ने खुद मुझे कॉल किया था। क्या बात? उनके ऑफिस से उनके मैनेजर ने फोन किया, यस, एंड उन्होंने कहा कि हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं। मिस्टर वासु सिद्धार्थ सर, जो ओनर है केबीसी के, मिस्टर सिद्धार्थ वासु, उनकी वाइफ और बहुत इमोशनल है, क्योंकि बहुत बड़ी लीडिंग मैगजीन में मेरी आर्टिकल आई थी, फेंगिना, हमारे श्रोता जानते होंगे। फेंगिना में जब मेरा आर्टिकल आया, उस आर्टिकल को सिद्धार्थ सर ने, उनकी वाइफ ने पढ़ा। तो फेंगिना में आने के बाद उन पति पत्नी ने सोचा कि मुझे वो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म देंगे ताकि लोग समझ सके कि उस दुनिया के बाद की और दुनिया जिसमें हम लोग जी रहे, वो चकाचौंध दुनिया, वो रंगीन दुनिया, ग्लैमर बॉलीवुड की दुनिया, ये जो लोग हैं, अब उनको दिखाना चाहते थे कि
एक सोनाली जैसी लड़की की है जो जिनके साथ कितना क्रूएल हुआ है, कितना गलत हुआ है, ताकि एक प्लेटफॉर्म दे ताकि लोग ऐसा ना करे और हमें जितना हो सके फाइनेंशियल सपोर्ट वहां से मिले थ्रू द केबीसी गैंग और मैं अपना ट्रीटमेंट को आगे कर सकूं। तो इसी उद्देश्य से बहुत ही नेक मकसद से सिद्धार्थ सर ने मुझे केबीसी में बुलाया था। बहुत ही मतलब अच्छा उनका रहा। जी तो मैम थोड़ा सा अपनी केबीसी में जाने की जो यादें हैं वो थोड़ा सा साझा करें। मतलब आपने शो खेला, आपके साथ लारा दत्ता रही, वो सब तो है ही है, फिर भी कोई ऐसी बात जो वहाँ का कोई अनुभव आपके साथ हो वो थोड़ा सा साझा करें हमारे सुनने वालों के साथ। जी जरूर। मैं जब भी याद करती हूँ ना वो पल, वो मंजर और वहाँ का सब कुछ, तो मैं आज भी मतलब मुझे अपने आप पर यकीन नहीं होता। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि केबीसी जाना मतलब सपने जैसा था मेरे लिए। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि केबीसी से मेरे पास फोन आएगा, और जब मेरे पास फोन आया तो मैं तो शुरू यकीन नहीं कर पाई थी। मैंने कहा कि आप सच के केबीसी से बोल रहे हैं कि मुझे लगा कि सोशल मीडिया में इतना मेरा नंबर है या फिर इस तरह से कोई मजाक तो नहीं कर रहा मेरे साथ, है ना, कोई इस तरह से कि मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर गाँव गए वहां से किस, मैंने कहा सर का फोन आया, उनके ऑफिस से फोन आया, उन्होंने जब पूरी बात मुझे समझाई कि किस उद्देश्य से वो मुझे बुला रहे हैं तो मुझे यकीन हुआ। उनका एक ही शब्द जो था मुझे दिल को इतना छुआ कि सोनाली हम आपको एज ए सर्वाइवर, एज ए विक्टिम नहीं, एज ए सेलिब्रिटी बुला रहे हैं। क्या बात है, वाह। तो वो मेरे लिए लगा कि यस, कि एज ए सेलिब्रिटी बुला रहे हैं, तो मुझे मैंने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन मेरी कंडीशन इस तरह नहीं थी कि मैं जा पाऊँ, क्योंकि दैट टाइम मेरा 2-3 मल्टीपल सर्जरीज हुई थी मेरे हेड पर और नेक में। तो मैंने सोचा कि मैं अगर डॉक्टर से बात कर लूं, बट मेरे डॉक्टर्स ने कहा कि ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप जरूर जाइए, आवश्यकता होगी तो हम आपके साथ जाए। एंड केबीसी से मेरे लिए इतना सपोर्ट था कि उन्होंने कहा कि हम फ्लाइट में, होटल में, सब जगह, इवन स्टूडियो में भी आपके लिए डॉक्टर की व्यवस्था करेंगे। एनी इमरजेंसी के लिए हम हमेशा तैयार हैं, आप आइए और हम आपका पूरा सपोर्ट वेलकम करते हैं। एंड जब मैं वहाँ गई, मैं बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को जी, तो वहाँ का जो गेट कर मैं तो देख नहीं पा रही थी। गेट कर जैसे मैं एंटर हुई, बहुत बड़ा स्टूडियो था वहाँ के, शायद महमूद था शायद, तो बहुत बड़ा स्टूडियो था। तो मेन एंट्रेंस से अंदर आने के बाद स्टूडियो में एंटर करने के 4-5 गेट थे। तो एक जिस गेट से हम एंटर कर रहे थे, मुझे पता नहीं था कि वहाँ अमिताभ सर खुद खड़े हैं मेरे वेलकम के लिए। क्या बात है। और सर अपना हॉट सीट, यस हॉट सीट का वो आपका ऑडिटोरियम, वो रिकॉर्डिंग रूम वहाँ नहीं थे, वो बाहर तक एकदम गेट पर आए थे। और जैसे ही मैं एंटर कर रही थी, अपने पिताजी का हाथ पकड़ के उन्होंने पापा का हाथ छुड़ाया और मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और मुझे कहा कि नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन सोनाली जी, मैं आपको अपने साथ लेने के लिए आया हूँ, मैं आपका वेलकम करने के लिए आया हूँ, केबीसी के आपका स्वागत है। ये एंट्रेंस मतलब मेन गेट के आए मुझे। क्या बात है, क्या। तो वो जो उनका प्यार, यस, एंड मैं बहुत इमोशनल हो गई थी सर। तो वैसे जैसे मैं इतनी इमोशनल हो गई थी, तो उन्होंने एकदम मुझे मेरे माथे के हाथ रखा और मुझे कहा कि आप बहुत हिम्मत वाली हैं, मैं आपके साथ कैसे केबीसी खेलूंगा, ये मेरे लिए एक आज चुनौती है, मेरे लिए चैलेंजिंग होगा आपसे सवाल पूछना, क्योंकि आप इतनी हिम्मत वाली है, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। अमिताभ बच्चन ऐसे कहते हैं। क्या बात है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, है आपके साथ आज। जी। एंड अमित सर की मुझे खुद आके लारा की आई, उसने की एक हाथ पकड़ा और मुझे दोनों के आके हॉट सीट में बिठाई और स्टैंड का मतलब जितने के ऑडियंस थे वो खड़े होके मेरा वेलकम करना, इतना वो मतलब मुझे चेयर कर रहे थे, सपोर्ट कर की मतलब आवाज लगा रहे थे जैसे नारों की तरह, जैसे कि सपोर्ट हम आपके साथ है सोनाली। एंड वो जो मंजर था सर, वो मैं कानों में सुन रही थी और मेरे आंखों में आंसू था। वो हॉट सीट और उतने लोगों का प्यार, एंड साथ में अमिताभ सर, लारा का, उन सब का, स्पेशली थैंक्स टू सिद्धार्थ सर। वो आके मुझे बोले कि हम चाहते हैं कि आपका जज्बा, आपका जोश, आपकी हिम्मत दुनिया देखे और आप ज्यादा से ज्यादा रकम जीते, ताकि आपको जो तकलीफ है ट्रीटमेंट आप नहीं करा पा रहे, आप करा पाए। तो वो सब जो था मेरे लिए एकदम सपने जैसा था। मैं बहुत खुश भी थी और इमोशनल वहाँ जाने के बाद। जी सर। क्या बात है, जबरदस्त। निश्चित रूप से हमारे श्रोता भी सुन करके एक पल को उसी मंच पर पहुंच गए होंगे। तो बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। चितरंजन सर, एक
मतलब मैम से जैसे अभी हमने जाना केबीसी का, तो उस समय क्या आपने भी वो एपिसोड देखा था? जी नहीं, थोड़ा सा देखा था, बहुत बाद में मैंने उसको देखा। अच्छा, बाद में, जब शादी के बाद। अच्छा, जब तो सब कुछ हो ही गया था। हाँ, शादी से पहले एक बार जब बातचीत होती थी सोनाली से, तो वो एक बार बोली थी कि ऐसा ऐसा मतलब केबीसी का एपिसोड एक बार रिपीट हो रहा था। एक बार वो रिपीट हो रहा था, ये शायद होगा बात 2014 का रिपीट हो रहा था, तो मैं नहीं देख पाया, मेरा बी शिफ्ट ड्यूटी लगी थी जी, वो शाम को आती नहीं, इसलिए मैं नहीं देख पाया उसको जी। अच्छा चितरंजन सर, मैं आपसे प्रश्न पूछूं आगे, उससे पहले एक मैसेज है आपके लिए सबकी तरफ से। वो मैसेज ये कि भाई चितरंजन सर बहुत हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है, और उन्हें तो कोई भी लड़की पसंद कर सकती है, और उन्होंने अपने आप को कैसे तैयार किया, यही जानना चाहते हैं सब लोग। सोनाली मैम को कोई चिंता नहीं है लेकिन आजकल, क्यों मैम? नहीं, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ उनकी तरफ से, मुझे कोई खतरा नहीं है। जी। हाँ सर, बताइए। भाई भी कह रहा था, मेरी बहन भी। आप नहीं जानते, इसके कुछ रिश्तेदार दोस्त ऐसे हैं जो मेरे तारीफ कर देते उनके पति के सामने, और हमको डर लगता है कभी कोई सुपारी ना देते, भाई लुढ़का दो इसको, है ना। तो भाई उनके पतियों के सामने ऐसा मत किया करो, ठीक है। अब दोनों बहनें आपस में बातचीत कर लेते हैं, बेड़ा गर्क तो मेरा हो जाएगा। बिल्कुल सही है। हाँ सर, मेरे फैमिली में भी सब लोग बोलते हैं, मेरे भाई बहन लोग इतने हैंडसम है, जीजू इतने हैंडसम है, तो इस तरह से बोलते हैं। तो देखिए, हम इसको ना, क्या जो सुंदरता कोई अगर चीज होता है उसको देखने के लिए चश्मा होना चाहिए सर, वो सबके पास नहीं होता है जी। जैसे इंडिया में बेस अगर देखे तो क्या होता है कि सुंदरता मतलब यहाँ पर फेयर माना जाता है, गोरे। बिल्कुल सर। जबकि ये हकीकत नहीं है ना। सुंदरता जो सांवली होते हैं, जो फेयर नहीं होते, जो काले रंग के होते हैं, वो भी सुंदर होते हैं जी। हम लोग कितने लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, आप तो राजस्थान के शायद होंगे, वहाँ तो कृष्ण हर जगह कृष्ण है, तो कृष्ण खुद काले थे, है ना, कृष्ण खुद काले थे। तो ये चीज सुंदरता को जो देखने का जो तरीका है, उसमें अलग अलग सबका नजरिया अलग अलग है। मेरा नजरिया शुरू से ही अलग था, और दूसरा चीज की मैं सुंदरता को अहमियत ही नहीं देता था शुरू से ही। और मैंने कभी बचपन में आरसी नहीं देखा था, मैंने कभी मतलब खुद को मैंने कभी देखा ही नहीं कि क्या है, मैं ऐसे ही रहता था। और ये भी एक कारण हो सकता है कि ऐसे ही जैसे वैसे रहने के कारण ही कोई लड़की नहीं देखी मुझे। किताबों में खोए रहते थे आप? हाँ, मैं इतना ये लोगों में मतलब जैसे सुंदरता खोजना, ये सब, इसमें मैं टाइम बिल्कुल नहीं गवाता, मेरा मन कहीं और लगा रहता था। और जैसे होता है कि कॉलेज लाइफ में ही लोग मतलब स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो किससे क्या बात करना है, तो दोनों तरफ से होता था। ऐसा नहीं कि खाली लड़का की तरफ से होता, लड़का लड़की दोनों की तरफ से होता था ये कि हम उसके साथ बात करेंगे जो पढ़ाई में अव्वल हो, हम उसके साथ बात करेंगे जो सुंदर स्मार्ट हो, हम उसके साथ बात करेंगे जो फंक्शन में डांस अच्छा कर सके, ठीक है। तो मैं तो सब में कम समझता था, मैं तो डांस भी नहीं आता था, मैं पढ़ाई में भी उतना बढ़िया नहीं था, मुझे लगता था मैं देखने में भी स्मार्ट है, मैं कभी क्रीम भी यूज नहीं करता था, मैं हेयर सेट भी ठीक से नहीं रखता था, तो मेरे ध्यान ही नहीं था उधर। और मुझे काफी बाद में करीब मैं जब नौकरी में लग गया तब मुझे पता चला कि एक दो दोस्त बोला, अरे तुम्हारे बारे में कंप्लेन हो रहा है। हम बोले कौन कंप्लेन कर रहा है? बोल के कुछ लड़कियां कंप्लेन कर रही कि तुम जो है उन लोग को कभी देखा भी नहीं, बात भी नहीं किया। हम बोले वो लोग हमको खुद नहीं देखती थी, हम क्या बात करें? मतलब देखो तो प्रॉब्लम, नहीं देखो है, देखो तो प्रॉब्लम, नहीं देखो तो प्रॉब्लम। पता नहीं वो लड़की, हाँ, तो फिर लड़की थोड़ी देखेगी, तुमको देखना है, तुमको बात करना है, तुमको पहले जाना है। हम बोले हम समझ रहे थे कि हम बहुत कमतर है, इसलिए हम वहाँ पर बातें नहीं किए। बोला तुमको पता नहीं, वो लोग तुमसे चिढ़े रहते थे कि तुम उसको देखते भी नहीं, आते जाते चले जाते थे, कभी कुछ बात भी नहीं करते थे। और मैं इस सब में थोड़ा पीछे ही था, तो वो मुझे आज पता चल रहा है ना। तो वो कुछ होता है कि कुछ चीजें बाद में पता चलता है। और कुछ जगह में जैसे मान लीजिए एक चीज मैं आपको बता दूं, इम्पोर्टेंट चीज, हमारे समाज में बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, जैसे स्कूल कॉलेज में क्या है कि उस लड़के का रुतबा रहता है, पहले, अभी तो मोबाइल आ गया सर, ठीक है, अभी स्मार्टफोन से उस लड़के का पहचान होती है, पहले वो बाइक से होता था। उस टाइम वो करिश्मा हंक ये सब बाइक जो आया था ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्टार्टिंग में, हाँ, उस बाइक का दाम 1.5-2 लाख होते थे। किसके पास है?
हाँ हायाबुसा, किसी को हायाबुसा तो बहुत महंगा हो गया। खैर बच्चे के पास नहीं होते थे, बच्चे के पास पल्सर, करिश्मा, हंक ये सब होते थे, स्टेनर ये सब गाड़ी जो होते थे, तो लड़कियां उन्हीं से बात करती थी क्योंकि उनको लिफ्ट मिलेगा ये वगैरह। हम तो साइकिल पार्टी थे, तो हम अपना अलग रास्ता बनाए हुए थे सर। हम समझ रहे थे कि भाई यहाँ होगा कुछ, हम चले पढ़ाई करके पार कर देना। आपने तो सचमुच ही अलग रास्ता बनाया सर। जी, अभी मुझे उस कंप्लेन आ रहा है कि भाई तुमने क्यों कुछ कोशिश नहीं की। हम बोले कि क्या बोलना है इसमें। क्या बात है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए कि मैम की जिंदगी को अब आप पिछले लगभग 5-6 सालों से बहुत करीब से देख रहे हैं, और जो तकलीफ, जो दर्द मैम ने सहन किया है उसमें आप भागीदार बने हुए हैं। हालांकि वो जो आपसे मिलने के पहले का जो दर्द था उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके जीवन साथी बन करके उनके हर खुशी हर गम में शामिल हैं। एक फिल्म आई थी सर अभी कुछ समय पहले, छपाक, जो कि एसिड विक्टिम के ऊपर ही थी। क्या लगता है आपको इस तरह की फिल्मों से, मतलब पहला तो ये कि कितनी हकीकत उसमें दिखाई जाती है, दूसरा ये कि बावजूद इसके क्या परिवर्तन कितना हो पाता है समाज में? देखिए सर, मैं फिल्म के बारे में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो फिल्म अच्छी चीज है, ऐसे फिल्म बनना चाहिए जी, है ना। ऐसे फिल्म बनना ठीक है, इसमें एक मैसेज जाता है, लोगों में कुछ तो शिक्षा होगा ना। 1 रुपया का शिक्षा होगा तो भी फायदा है, जरूरी नहीं कि करोड़ों रुपया का फिल्म काम आ जाए, है ना। जी। लेकिन क्या है ना, इस जो एसिड विक्टिम के बारे में जो बदलाव आएगा वो सर फिल्म से लेकिन नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है ना। ये बदलाव दिव्यांग के बारे में भी अगर कहें, ये जो फिल्म से बदलाव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि फिल्म को एक एंटरटेनमेंट का साधन है, वो कोई मैसेज देने वाला साधन है, लेकिन वो मैसेज कम और एंटरटेनमेंट ज्यादा है। मतलब एंटरटेनमेंट के रूप में वो मैसेज दिया जाता है जी, ताकि लोगों को बोरियत ना लगे। न्यूज़पेपर जो काम नहीं कर सकता वो फिल्म ही कर सकता है, और फिल्म जो काम कर सकता है वो न्यूज़पेपर नहीं कर सकता। सब में दायरा अलग अलग है जी। लेकिन इसके लिए ये जो छपाक जिस उद्देश्य से बना है, वो उद्देश्य को अगर पूरा करना है तो उसमें गवर्नमेंट और समाज दोनों को एक साथ आना पड़ेगा जी। दोनों को एक साथ कैसे आना पड़ेगा? जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे जातिवाद हटाने के लिए SC ST OBC से शादी करने के लिए सरकार बहुत कुछ करती है जी, ठीक है। ऐसे कुछ प्रोत्साहन करना है। ऐसे मैं नहीं कह दे रहा हूँ कि किसी से अगर दिव्यांग से कोई शादी करता तो नौकरी दे देना चाहिए, ऐसा नहीं संभव है जी। और अगर ऐसा करेंगे तो चीज ही खराब हो जाएंगे, ठीक है ना। ये भी आपको भी पता है, हमको भी पता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो एक होता है ना, जो प्रोटेक्शन सर्किल में आना चाहिए, प्रोटेक्शन सर्किल में आना चाहिए। जैसे अगर कोई मान लीजिए कोई दिव्यांग से शादी करता है तो उसको प्रोटेक्शन सर्किल में रहना चाहिए, उसमें नजर रहना चाहिए गवर्नमेंट का, समाज का, ठीक है। और उनको प्रोत्साहन मतलब हर जगह उनको एक पैसेज देना चाहिए कि भाई आप तो कठिनाई का सामना करेंगे तो आपको एक पैसेज दिया जा रहा है ताकि आप अपना जो काम है वो कर सके। जैसे कि मान लीजिए जैसे दिव्यांग हुआ, मैं इससे शादी किया, उसके बाद मुझे प्राइवेट की नौकरी छोड़नी पड़ी, ठीक है। वहां पर मुझे देखिए, सोनाली को पैसेज है, उसको पैसेज दिया गया है, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ दिया, झारखंड गवर्नमेंट ने जी। सोनाली मुखर्जी को झारखंड गवर्नमेंट जो दिया है वो किसी को नहीं दिया गया है, ये सबसे ऊपर है उस लेवल में। इनको डायरेक्ट बुला के गवर्नमेंट जॉब दिया गया है जी। लेकिन मुझे कहाँ पैसेज दिया गया? मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब दिया जाए, लेकिन मुझे ये पैसेज देना चाहिए था कि मैं झारखंड में अपना ट्रांसफर करा सकूं जी, ठीक है। और हालांकि कुछ हद तक मुझे ये हेल्प मिला है कि मुझे जो डिपार्टमेंट है, जो कंपनी का, वो मुझे छुट्टी जो है अनलिमिटेड मिला था। अच्छा, ठीक है। मतलब मैं कभी भी ड्यूटी आ सकता हूँ, कभी भी छुट्टी कर सकता हूँ जी। ये लेकिन सबके साथ नहीं होता, ये सबके साथ नहीं होता है, ये सबके साथ होना चाहिए। मतलब थोड़ा रिहेबिलिटेशन देना चाहिए कि अगर कोई दिव्यांग है तो उसको भी सेम छुट्टी आप देंगे तो कैसे चलेगा? उसको थोड़ा एक्स्ट्रा छुट्टी दीजिए, मतलब सालाना 20 दिन छुट्टी दीजिए एक्स्ट्रा, जैसे आप टैक्स में छूट दिए हैं, है ना। तो एक पैसेज देना पड़ेगा ताकि लोगों को एक मैसेज जाए और सरकार आपकी सपोर्ट में ये पता चले उनको जी। और समाज का, ये तो गवर्नमेंट का, समाज का क्या है? देखिए, समाज का प्रॉब्लम है। जैसे ये जो हमारा केस जो है, इसमें काफी कुछ लोग, जैसे आप लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग सोशल है जी, लेकिन काफी कुछ अनसोशल से भी तो हमको सुनना पड़ता है, उसके लिए भी तो हम तैयारी किए हैं, लेकिन ये सुनना तो पड़ता है ना जी। तो ये अच्छी चीज नहीं है, ये तो कोई ग्रीटिंग्स नहीं है मेरे लिए जी। जैसे कि कई कुछ लोगों का कहना है कि इसके साथ मैंने इसलिए शादी किया क्योंकि ये KBC से आई है, ये एक चीज हुआ। इसके ऐसा मुझे भी क्वेश्चन किया गया था कि आप सोनाली से क्यों शादी कर रहे हैं, आप किसी और से क्यों नहीं किए? हम तो आपको बताए थे, हम प्रयास हर जगह किए थे, हमारा डेस्टिनेशन यहाँ पर आके खत्म हुआ, इसमें हमारा तो कोई गलती नहीं है, हम तो प्रयास हर जगह किए हैं।
अगर कोई अच्छा काम करे तो उसका क्वेश्चन उतना बताइए, मतलब अच्छा काम करने पर भी सवाल जवाब। हाँ, आपको क्वेश्चन नहीं करना है, आप उसको वॉच में रखिए, आप वॉच में रखिए। बिल्कुल आप किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, किसी दिव्यांग व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप सपोर्ट करिए। लेकिन मान लीजिए उनका जो निजी जो विचार है, उनका जो निजी जो जिंदगी है, उनमें अगर वो खुद कुछ बदलाव ला रहे हैं शादी ब्याह करके, उसको आप सपोर्ट कीजिए और वॉच में रखिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तब आइए आप, तब आइए। प्रॉब्लम होने से पहले प्रॉब्लम मत दिखाइए किसी को। इससे क्या होता है कि डिमोरलाइज होते हैं जी, परेशानी में परेशानी मत बढ़ाइए। समाज को देना है। लेकिन सर प्रश्न ये है मेरा कि इस तरह की फिल्मों में कितनी सच्चाई दिखाई जाती है, मतलब क्योंकि जिसके साथ हो गया उसकी तो जिंदगी पूरी तबाह हो गई। देखिए सर, फिल्म तो मैंने आधा देखा है। सच्चाई फिल्म में महज 20-30% दिखाया जाता है जी। बाकी वो इसलिए ऐसा जोड़ते हैं, ये भी मुझे पता चला, इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि वो फीचर्स फिल्म बनाना है इसको, ताकि इसको सभी लोग देख सके, सभी दर्शक जी। वैसे दीपिका पादुकोण को इसीलिए लाया गया था ताकि क्योंकि वो फिल्म चलेगी लेकिन ये मेरा मानना था कि इसमें एक ऑर्डिनरी या फिर थोड़ा क्या कहते हैं जो टैक्टिकल स्टार है उनको लाना चाहिए था, इसलिए क्योंकि वो फीचर फिल्म नहीं बना के डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के बीच में रखना चाहिए था, बीच में रखना चाहिए। और ये फिल्म को और फिल्म में कंट्रोवर्सी आ गया। हाँ, फिल्म में कंट्रोवर्सी आ गया। जैसे अक्षय कुमार जिस टाइप का भी फिल्म कर रहे हैं ना, उस टाइप का फिल्म होना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे एक मैसेज के लिए आमिर खान जिस टाइप का फिल्म करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हाँ, तो वो भी फीचर्स फिल्म है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री टाइप का होता है, उसमें मैसेज बहुत बढ़िया था। अब जैसे 3 इडियट्स बनाई, हाँ देखिए 3 इडियट्स पर कुछ भी कंटेंट यूज किए, कुछ भी किए, लेकिन उसका जो मैसेज वो बड़ा जबरदस्त है, उसका बहुत बड़ा मैसेज हमको समझ में आता है। ये फिल्म उतना सक्सेस नहीं हुई और एक कंट्रोवर्सी, लेकिन ये हम इसका निंदा नहीं करेंगे, हम प्रशंसा करेंगे, क्योंकि किसी ने अच्छा तो सोचा, किसी ने अच्छा सोचा, अच्छा सोचा, किसी ने करने के लिए तो सोचा कि हम फिल्म बनाए। भाई कम से कम थोड़ी बहुत ही अवेयरनेस आए, जैसा आपने कहा कि समाज में थोड़ी बहुत तो अवेयरनेस आई सकती है इन चीजों से। सोनाली मैम, देखिए किसी का वैल्यू तो बढ़ा ना, वैल्यू बढ़ा कि हाँ भाई इन पे भी फिल्म हो रहा, मतलब वो वैल्यू बढ़ रहा, मोरल बढ़ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सोनाली मैम। सोनाली ये मतलब जो फिल्म बन रही थी या बन गई, जब रिलीज हो गई, तो आपको भी बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया होगा मैम? हाँ, मेरे पास बहुत सारे मीडिया पर्सन्स के ही फोन आए और उनका इसी तरह से सवाल था जैसा आपका है कि आप क्या देखती हैं इस फिल्म में, कितना जस्टिस हो पाएगा आप लोगों के साथ, क्या 100% आपके प्लेन को दिखाने में सफल हुआ है, एक बड़ी स्टार को मतलब 2 घंटे की, मैं नहीं मानती कि 2 घंटे की हमारी जिंदगी को समेटना या हमारे दर्द और तकलीफ को दिखा पाना संभव है, मैं ऐसा नहीं मानती। बट मेघना जी मैं फैन हूँ उनकी फिल्मों की, तो वो अच्छी प्रयास उनका अच्छा है जी। तो मेरे पास भी कई फोन आए थे और मैंने जो समझा उसको जो फील किया उसके अनुसार ही उनको रिप्लाई किया। एक ही फिल्म आई, वो चली गई, तो मुझे नहीं लगता कि 1-2 घंटे की फिल्म में इतने बड़े इश्यू, इतना बड़ा ज्वलंत मुद्दा का समाधान हो जाएगा। इस पे और डिबेट होना चाहिए और अलग अलग तरीके का वेब सीरीज अभी जो बन रही है, अभी वेब सीरीज का जमाना है, तो आप इसके कुछ और कीजिए ताकि लोगों तक, हर हाथों तक पहुंचे, हर आंखों तक की चीज दिखे और हर दिल महसूस करे कि हम क्या है, क्या हो रहा है, ये होना चाहिए जी। अच्छा मैम, एक बात मुझे बताइए कि जो आपके जैसे ही पीड़ित हैं एसिड से, जो लोग, जो महिलाएं, जो लड़कियां, क्या आपके इस पूरे घटनाक्रम के बाहर आने के बाद जब मीडिया में ये सब आ गया तो आपसे भी वो लोग कांटेक्ट करते रहे हैं, अभी भी करते हैं, या ऐसा नहीं होता है? देखिए मेरा स्वभाव बहुत मिलनसार है, मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, मैं सबसे मिल मिल जाती हूँ, शुरू से मेरा नेचर ऐसा रहा है। मैं जहाँ की रही, हॉस्पिटल बोलिए या कहीं कर भी बोलिए, कहीं रेंट पर रही, ट्रीटमेंट के दौरान कई लोगों से मिलना हुआ, तो इस लड़ाई के दौरान कई लोग मेरे संपर्क में आए, तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो मुझसे संपर्क की कि मैं कैसे अपनी लड़ाई लड़ूंगी, मुझे क्या करना चाहिए। इसके दौरान कई लड़कियों से मैं खुद मिली, या कई बार स्टूडियो में, कई फंक्शंस में, कई मीडिया के कॉन्फ्रेंसेस में मिलना हुआ। तो है मेरे कॉन्टैक्ट में कई लड़कियां, जिसमें से बहुत सारी दिव्यांग हो गई है आंखों से, क्योंकि डायरेक्टली वो सीधा, अगर आप सोचिए एसिड जैसी चीज ना आंखों के जाएगी तो बहुत चांसेस नहीं बचता है। और बहुत सारी फ्रेंड तो मेरी ऐसी है जो लो विजन की है। हाँ, तो है मेरे कॉन्टैक्ट में, वो लोग भी बहुत सफर कर रही है
और मैं दुखी भी होती हूँ कि कई बार लड़कियों की हिम्मत नहीं होती, कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं करते, कई बार सोसाइटी का रवैया, वो मल्टीपल प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ता है। उन सबको मैम, उन सबको हिम्मत देने के लिए आज इस मंच से आप अपने दिल की बात कह दीजिए। नहीं, मैं कई बार कही हूँ, आज की कह रही हूँ कि देखिए, हम अपने चेहरे को क्यों छुपाएं, हम अपने आप को घर में कैद क्यों करें, हम दुनिया से क्यों डरे और शर्माएं। हमने तो कुछ गलत नहीं किया, हमारा तो कोई कसूर नहीं। कोई विकसित मानसिकता वाला इंसान अगर हमारे साथ कुछ गलत कर देता है, चाहे आप एसिड अटैक बोलिए, चाहे रेप बोलिए, तो हमको लड़ना चाहिए ताकि आगे वाली जनरेशन हमारी सेफ हो। हमारी भी छोटी बेटी है, आप देख रहे हैं कि आजकल बच्चियां भी सेफ नहीं है, और एसिड अटैक आज तक भी नहीं रुका। क्यों? कहीं ना कहीं सोसाइटी में कुछ लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, गवर्नमेंट भी है, मैं जुडिशियरी सिस्टम को भी इसके लिए जिम्मेदार मानती हूँ। मेरे केस में अभी तक जस्टिस नहीं मिला। वही जाते हैं सर, लड़ के। 18 साल मतलब से आप लड़ रहे हैं, 18 साल से कोई छोटा समय नहीं होता 18 साल का। नहीं जी 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 मैम, पिछले कार्यक्रम में कई लोग तो थक गए ना, कई लोग ने केस कॉम्प्रोमाइज कर लिया, फाइलें बंद कर लेते हैं, अपने फाइल लेके घूम रहे हैं। न्याय में देरी अन्याय के समान है, अन्याय के समान, कंप्लीट इनजस्टिस, डिले ऑफ जस्टिस। जी मैम, पिछले कार्यक्रम में आप दोनों ने बताया था कि एक संगठन भी बनाया है आप दोनों ने मिल करके, तो बेसिकली उसके तहत क्या योजनाएं हैं आपकी, क्या करना चाहते हैं? देखिए, चित्रंजन जी बेहतर बताएंगे, उन्होंने करीब से देखा है मेरी जिंदगी को दिव्यांगता होने के बाद, मतलब वो तो बहुत बाद में आए, और कई पीड़ितों को देखा है मेरे साथ, कई फंक्शंस में जाते हैं, कई सेमिनार्स में जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, मीडिया इंटरव्यूज में जाते हैं, तो शुरू से वो भी सोशल मेंटालिटी के हैं, क्योंकि मुझसे शादी करना भी आप समझ रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया है ना। साथ ही कई ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर हम दोनों पति पत्नी का राय एक ही था, हम लोग डिस्कस करते थे। फिर उन्होंने सोचा कि मैं बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को, कई एनजीओ के साथ पहले वो बता रहे थे पिछले एपिसोड में कि हम जुड़े हुए थे, तो कुछ के मैं मेंबर हूँ, कुछ के वो मेंबर हैं, कुछ के वो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं मेरे हस्बैंड, कुछ के मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, कुछ एनजीओ के साथ हम काम जो कर रहे थे, तो कुछ की मैं काउंसलिंग मेंबर हूँ, कुछ की इस तरह से मैं अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हूँ, मेरे हस्बैंड भी जुड़े हुए हैं। अभी हम लोगों ने अपना खुद का बनाया है, ये कोविड की वजह से थोड़ा डिले हुआ, नहीं तो रजिस्ट्रेशन पहले ही हो जाता। और क्या सोच के बनाया है, क्या करना चाहते हैं, संस्था का नाम, ये सारी चीजों के बारे में मैं चाहूंगी कि चित्रंजन जी थोड़ा इस पे और आकर बात करिए। बिल्कुल चित्रंजन सर, आप विस्तार से जरा बताइए कि जो संगठन बनाया है आपने, उसमें क्या करना चाहते हैं, मतलब एसिड वालों के लिए या सबके लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं? देखिए, हमारा संस्था का नाम है उच्च शिखर चैरिटेबल फाउंडेशन। जी जी, जो हम इसको पूरे वर्ल्ड के लिए बनाए हैं, लेकिन ये जो बेस है हमारा बोकारो में है, और ये संस्था खास करके दिव्यांगों के लिए है जी। और दिव्यांग और रोड सेफ्टी, इन्वायरमेंट, ये सब सारे के सारे जो चीजें हैं एमआर बच्चे के लिए। और इसमें हम लोग एक आपके थ्रू एक मैसेज देना चाहते हैं कि संस्था किसी का उद्धार नहीं कर सकती, ये आप जेहन से हटा लीजिए। अगर आपको बढ़ना है तो आपको खुद प्रयास करना है, आपको सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट संस्था दे सकती है, संस्था किसी को खींच के नहीं उठा सकती है। इसीलिए क्योंकि सोनाली भी देखिए खुद ही आगे आई है, बाद में सपोर्ट मिला, क्योंकि अगर आप जड़ जैसा जम जाएंगे कहीं तो आपको संस्था कुछ नहीं कर सकती है। संस्था का काम है प्लेटफॉर्म देना जी। संस्था का काम सरकार से दबाव बनवा के काम करना या फिर आपको पूरा झकझोर देना है, ऐसा नहीं है जी। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप में काबिलियत है और उसमें सपोर्ट चाहिए, अगर आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा, समाज का सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो उस जगह पे संस्था आएगी आपको सपोर्ट करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, समाज को एक दिशा देने के लिए। नहीं, इनको सपोर्ट करना है जी। इस तरह का हमारा काम होगा, सरकार के साथ, केंद्र राज्य दोनों सरकार से मिलकर और समाज के साथ मिलकर हम सबके लिए काम करेंगे। और जहां तक बात है एसिड विक्टिम के लिए, तो उनके लिए एक अलग संगठन है जिनके साथ हम मिल के काम करेंगे। अच्छा, उनका है एसिड क्या नाम है? ASWWF, एसिड सर्वाइवर वुमेन वेलफेयर फाउंडेशन, उसके मेंबर हूँ और हमारे फ्रेंड है और स्टेट कोऑर्डिनेटर है दिल्ली NCR की। तो एसिड सर्वाइवर की कोई अगर केस है तो हम उनके साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं।
एंड वुमन एम्पावरमेंट को लेके ही हम लोग काम कर रहे हैं, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है और मैं कई अन्य ऑर्गेनाइजेशन साथ भी जुड़ी हुई हूँ जो वुमन एम्पावरमेंट को लेके अदर सर्वाइवर मतलब सियासी रेप हो या फिर अदर तरीके सर्वाइवर सर्वाइवर इनको लेके भी हम लोग आगे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके काम करेंगे, कर रहे हैं। कुछ हम लोग इंडिविजुअल भी कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जी। ASWWF एसिड सर्वाइवर वुमन वेलफेयर फाउंडेशन जी। ASWWF हाँ ये है। एंड उनकी राइट्स के लिए जो है क्योंकि जुडिशियली जो सिस्टम आप देख रहे हैं कैसे हम लोग झेल रहे हैं 18 साल से, तो जितने भी सर्वाइवर्स हैं उनको कॉम्पनसेशन दिलाना, उनकी रिहैबिलिटेशन, उनका ट्रीटमेंट, इसको बाई कोर्टली चैलेंज करके, लीगली चैलेंज करके हम लोग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क, तो इनके साथ कोलैबोरेट करके हम लोग अदर स्टेट में जो भी सर्वाइवर्स हैं इनको कॉम्पनसेशन दिला रहे हैं, इनका रिहैबिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट को कर रहे हैं, अगेन ट्रीटमेंट का भी पूरा कोशिश कर रहे हैं ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो सरकारी तंत्र में नहीं है, जिसकी मैं शिकार हुई हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधा होता सेट तो आज मेरी आंखें बच जाती, मेरा चेहरा काफी सेफ हो जाता। तो वो जो मुझे नहीं मिला और मैं कैसे कैसे स्ट्रगल करके आज जाके बड़े हॉस्पिटल में पहुंच पाई हूँ, तब तक बहुत लॉस हो चुका है। हाँ, बट काफी रिकवरी भी हुई है। अभी मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि मेरे छीन, जॉ, कान और नोज मेरी बनी है, आईलिड्स बनी है, काफी रिकंस्ट्रक्ट सर्जरीज मेरी 30-35 हुई है। मेरा चेहरा पूरा बना है सर प्लास्टिक कॉस्मेटिक से। अच्छा। तो ये इतना डिले हुआ ड्यू टू सुविधा की कमी। हाँ जी सर। स्कैल्प में मेरे बाल नहीं थे, मेरे स्कैल्प की सर्जरी हुई, आगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा स्कैल्प जला हुआ था। मेरा नेक पूरा जुड़ गया था, 3 सर्जरीज हुई, नेक पूरा एकदम सीधा हो गया, नेक अच्छा हो गया। इतना कष्ट मैंने झेला, इतनी तकलीफें सही, उस दर्द का मैं शायद ही मैं अंदाजा बता सकूं कि मैं कितना कई महीने, दिन नहीं सर, बेहोशी की हालत में, दर्द की हालत में, कराहते हुए तड़पते हुए अस्पताल में काटी हूँ, तब जाके ये सर्जरीज हुई है सर। तो अभी जो है, अभी 2013 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि सर्वाइवर विक्टिम्स को आपको ट्रीटमेंट देना है। जी मैम, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट को इमीडिएटली। तो इसके लिए कई हॉस्पिटल्स तैयार नहीं होते हैं, तो उनको फिर उनको जगाना कि हमारे पास ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क के थ्रू हम लोग साथ मिलके ये उनके जस्टिस, उनके राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत जबरदस्त मैम। आपने मैम पिछले कार्यक्रम में ये बताया था कि कुछ सर्जरीज और अभी होनी है, तो हमारे श्रोता ये भी जानने के लिए उत्सुक है मैम, वो और किस तरह की सर्जरीज हैं? इतने ऑलरेडी 40 के आसपास तो आपके ऑपरेशन हो चुके हैं मैम। अभी 48 हो गए। 48, माय गॉड। मतलब सर्जरी 3 बार करनी पड़ती है, जैसे 48 मतलब हाफ सेंचुरी। डॉक्टर का कहना है कि 6 से 7 और होंगी। क्रिकेट की भाषा में कहें तो हाफ सेंचुरी होने वाली है आपकी। प्लस जी 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 जी। तो वो हाफ सेंचुरी सर। हाँ, हाफ सेंचुरी। वो किस तरह? मेरे दर्द का कब अंत होगा मैं नहीं जानती, लेकिन मैं पूरी जी सर। वो किस तरह की सर्जरीज और होने वाली? सर शुरू में तो जैसे चैलेंज था डॉक्टर के लिए कि टिश्यूज को कैसे टीकाकरण किया जाए और कैसे ब्लीडिंग को बंद किया जाए, क्योंकि इतना जल चुका था, नसें इतना मतलब डिस्ट्रॉय हो गया था कि इसको ठीक करने के, क्योंकि मैंने कहा कि था अपने पिछले इंटरव्यू में कि एक तरफ से खून चढ़ रहा है, एक तरफ निकल रहा है, तो कि फायदा नहीं हो रहा था मुझे। तो इन चीजों को ठीक करने में कई महीने लग गए सर, कि जगह ब्लीडिंग रुका। फिर आए कि प्लास्टिक सर्जरीज में मेरे शरीर में जिन जगहों में इमीडिएट ऑपरेशन की जरूरत थी वहां लगाने के लिए स्किन नहीं था मेरे पास, तो जिस जगह में स्किन बचे हुए थे थाइडीज में या फिर जिन जगह में सेक थे वहां से निकाल के स्किन को दूसरी जगह में लगाना बहुत लंबी प्रोसेस होती है, इतना डिफिकल्ट होता है। और फिर कई मल्टीपल स्टेजेस में वहां पे स्किन लगाया गया और कई महीनों के जगह फिर ठीक हुआ। तो इस तरह से प्लास्टिक सर्जरीज मेरी 30 चली, इसमें नेक और इंक्लूडिंग फेस बहुत बंद था, क्योंकि फेस के ही ज्यादा अटैक किया गया था ना, तो आईलिड नहीं थे, मेरी आईज ओपन थी सर, मेरी आईलिड्स नहीं थी। उसको लगाने में कई सर्जरी गए, 3-4 कई बार हट जाते थे आईलिड्स, खराब हो गए, सड़ गए, कई बार न गल गए, कई बार किसी कारण से 100% नहीं हुआ, वो सिकड़ गए। तो इस तरह की होती है चैलेंज हम लोग के साथ। मसल्स नहीं है, कहीं टिश्यू नहीं है, उनको करना ठीक। रिकंस्ट्रक्ट सर्जरी, कान की 3 तिंगड़ी, एक कान पूरा खराब हो गया था, राइट ईयर, तो वो ठीक से आगे की नहीं करना है, 3 सर्जरीज हुई है, आगे की और होंगी। फिर मेरी आईब्रो बनी सर, मेरी आईब्रोज नहीं थी, फोरहेड पूरा चल गया था, तो कॉस्मेटिक सर्जरीज मेरी काफी हुई, जिसमें आईब्रो बनी,
मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, मेरे स्कैल्प में हेयर नहीं थे, तो इस तरह का मैं गोल नहीं काटती थी ड्यू टू चिन, चिक, जॉ, वो सब खराब हो गया था, उसको ठीक करना। अभी मेरे चिन अच्छे हो गए, जॉ काफी ठीक हो गया, लिप्स, अपर लिप्स, लोअर लिप्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो उन सबको ठीक करना तो एक बार ये नहीं होता कि कोई जादू तो है नहीं ना कि इमीडिएटली ठीक हो जाए। तो डॉक्टर के लिए चैलेंजिंग होता है और मेरे लिए ये सहना और उसको सक्सेस करना कि बहुत डिफिकल्ट एंड पेनफुल होता है सर। तो काफी अच्छा हो गया है। अभी काफी लोग देखते हैं ना 17-18 साल बाद मुझे तो बोलते नहीं बहुत बढ़िया हो गया, काफी फंक्शनल हो गए हो, काफी अच्छा रिकवरी है और थोड़े से कॉस्मेटिक्स होने हैं। तो 100% तो डॉक्टर नहीं देख पाएंगे ईश्वर का चेहरा, लेकिन आपको इंसान के लायक तो मतलब इतना कर देते हैं ताकि आप अपनी रोजमर्रा की चीजें कर। तो ये उनका डॉक्टर भगवान का ही रूप होता है, मैंने माना है इसको। जी सर, सच में मैम। मैम आज पिताजी कैसे हैं आपके? बहुत खुश हैं, इतने खुश हैं कि मैं बता नहीं पाऊंगी। जब क्योंकि मैम आपसे इतनी लंबी बात और आपके फादर के बारे में बात ना हो ये मतलब नामुमकिन है। जी जी जी, तो उनका बहुत सपोर्ट रहा। मेरी फैमिली ने मैं कहना चाहूंगी मेरी माँ डिप्रेशन में चली गई थी इस हादसे के बाद। आप समझ सकते हैं हमारे श्रोता, मेरे छोटे छोटे भाई बहन थे, उनकी पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गई, तो वो लोग गाँव में शिफ्ट हो गए और कई साल तक मेरे पिताजी मुझे ले लेके भटकते रहे अस्पतालों में, कोर्ट कचहरी, जस्टिस के लिए, मीडिया हाउसेस, यहाँ वहाँ। आज क्या सोचते हैं मैम पिताजी? आज कैसे हैं? आज क्या बात होती है उनसे? आज वो कहते हैं मेरा सफल हो गया, जब इतना अच्छा दामाद मिला है। आज जब नातिन को गोद में लेते हैं ना तो वो इमोशनल हो जाते हैं कि लगता है कि हाँ इतनी मेरी गेगी प्यारी है ना, इतनी चुलबुली है। तो कहते हैं कि सोनाली तुम तो नहीं देख पा रही हो, बस तुम्हारा ही चेहरा उसके अंदर आ गया। मुझे लगता है आई गॉट द लिटिल सोनाली, यू नो, ही सेड लिटिल सोनाली को मुझे मिला है। या जी, तुम्हारा बचपन मैं फिर से जी रहा हूँ, ये ही सेड टू मी कि मैं फिर से बचपन तुम्हारा जी रहा हूँ उसको गोद में लेके। तो बहुत खुश है, इमोशनल है, बहुत खुश है सर जी। वो मैम कभी मैंने लिखा था खुद ने ही कि मेरे घर गूंजी किलकारी, फूलों सी महकी फुलवारी, उसकी एक हंसी पर मैंने अपनी सारी दुनिया वारी। कहते हैं उसकी आंखों में मेरी ही परछाई है, वो मेरे कर्मों का फल बनकर दुनिया में आई है। बहुत खूब लिखा आपने, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब लिखा। तो मैम अब जब गुड़िया की बात हो ही गई है तो फिर बात वहीं पे चर्चा हो कि शादी के बाद में जीवन कैसे आगे बढ़ा और बेटी का आना ये सब कैसे हुआ? सर शादी तो इतना चैलेंजिंग था क्योंकि शादी तो हो गई, तो उसका तो मैं बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को कि मेरी माँ शादी के बाद भी कुछ समय तक तो लगा होगा ना कि ये कैसे ये सब सपने, मतलब एक सपना तो नहीं देख रहे कहीं, ऐसा लग रहा होगा ना आपको? हाँ, मुझे लगा जब हमारी 7 फेरे हुए, हमारे बंगाली रीति रिवाज से पूरी शादी हुई, तो मुझे लगा कि मैं सपने में हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे किसी से प्यार होगा, मेरी शादी होगी। मतलब इनकी अच्छाइयों ने, इनकी सोच ने, इनके विचार ने मुझे ऐसा बदल दिया ना सर, और मैं एकदम जैसे पिघल गई और वो सब कुछ मैं जी रही थी। तो मैं इतनी इमोशनल भी थी, बहुत खुश भी थी, और वो सारा चीज मुझे आज भी याद है कि मेरे मतलब आंसू रुक नहीं रहे थे, बट मैं बहुत खुश थी। मेरे पेरेंट भी बहुत खुश थे, लेकिन इतनी खुशी थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मन में दुख ही था कि मेरे इन-लॉज ने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो इन-लॉज की तरफ से मुझे आशीर्वाद नहीं मिला। और चितरंजन जी अकेले ही सब कुछ कर रहे थे, उनके परिवार से सिर्फ अकेले वो, मेरी फैमिली मेरे साथ। यही मैम, यही इस कार्यक्रम का मेन पॉइंट है मैम। पता है कि समाज और परिवार कहीं ना कहीं अकेला छोड़ देता है। तो चितरंजन सर को तो हेड्स ऑफ है, फिर भी आज इन-लॉज का आशीर्वाद है या नहीं है मैम? आज हो गया, गेगी गुड़िया, इसके लिए सारा क्रेडिट उसको जाता है। जैसे गुड़िया हुई ना सर, वैसे इन-लॉज का फोन आना शुरू हो गया, वो हमें बुलाए, उनका गुस्सा भी खत्म और इतना प्यार मिला मुझे, जैसे शगुन वगैरह दिए। अभी मेरे सासू माँ बहुत ही अटैच है हम लोग के साथ, अभी सब ठीक हो गया है आफ्टर 2 years। हम लोग फैमिली बन गए हैं। तो गुड़िया का नाम क्या है मैम? गुड़िया का नाम बताइए। उसका नाम निहारिका। निहारिका, वाह क्या बात है। तो गुड़िया कितने साल की है? 4 साल की। तो मतलब मैम ये जो मैं थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे पूछूं प्रश्न। ये सब जब सर्जरीज और ये सब चल रही थी तो मतलब बच्ची जब हुई तब भी काफी दिक्कतें रही होंगी ना मैम आपको? जब शादी का हम लोग जैसे हम इनसे बातचीत किया कि डिसाइड किया कि नहीं हम लोग शादी करेंगे, तो पहले हम लोग कोर्ट मैरिज किए सर।
तो कोर्ट मैरिज के बाद फिर हम लोग जैसे पारंपरिक रीति रिवाज से शादी किए, फिर छोटी सी पार्टी, मेरे ऑफिस के लोग जैसे मीडिया में स्प्रेड हुआ तो फिर हम लोग फंक्शन किए। उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, ये सर्जरी बहुत हो गया है, इतना भी 40 और अभी नई नई शादी हुई है, तो थोड़ा सा अपनी लाइफ को टाइम दे, अपनी नई जिंदगी को जिए पति के साथ। तो हम लोग 1 साल का ब्रेक दे दिए थे ऑपरेशंस वगैरह को, और हम लोग घूमने के लिए गए, काफी जगह एंजॉय किया, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। फिर जाके 1-2 सर्जरीज मेरी हुई 1 साल के बाद, एंड उसका कुछ दिक्कत हो रहा था तो मैंने 2 सर्जरीज कराई, और उसके बाद फिर प्लान किया कि नहीं, हमें आगे पेरेंट करना है। तो उस दौरान भी 1.5-2 साल सर्जरीज मेरी बंद रही, और हमने फिर बेबी प्लान किया, और आज हमारी बच्ची है। तो तब तो पॉसिबल नहीं था ना उस सिचुएशन में। मतलब वही मैं कह रहा था मैम कि डिलीवरी वगैरह में मतलब डॉक्टर ने अलाउ कर दिया था ना आपको कि कोई इशू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, मैंने कंसल्ट किया था तो उन डॉक्टर ने कहा था कि आपको कोई दवाई, क्योंकि मेरी दवाइयां चलती थी ना सर्जरी के बाद भी, तो काफी टाइम तक दवाई लेनी पड़ती है। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हो तो आप अपनी सर्जरी स्टॉप कर दो, और आगे आपको सारी दवाइयां बंद कर देनी है और आप इसका प्लान करो। तो उनके हिसाब से हमने की सारा कुछ किया, और फिर सब कुछ ठीक ठाक रहा सर, ईश्वर की कृपा से। तो कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है मुझे, डॉक्टर्स। डेफिनेटली मैम, यही, क्योंकि और भी अगर कोई सुन रहा हो इस कार्यक्रम को तो मुझे लगता है कि उनको भी कुछ प्रेरणा मिले और हिम्मत मिले थोड़ी सी, वही सब सोच करके मैं ये सब बातें पूछ रहा हूँ। क्योंकि जिंदगी मतलब एक हर पल कोई ना कोई नई कहानी है जिंदगी में ना मैम जी। तो गुड़िया कैसे देखती है आज इन सब चीजों को मैम? आपका ये जो वो भी फोटोज वगैरह देखती होगी, हालांकि अभी उसमें नहीं है समझ इतनी, लेकिन फिर भी उसका क्या रिएक्शन रहता है? नहीं, बचपन में तो 2-3 साल तक तो उसने ऐसा कुछ नहीं, मतलब बहुत एकदम जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं। अभी उसको समझ के आ रहा है कि कह रही है, मुझे 1-2 सवाल पूछती है कि माँ आपकी आंखों को क्या हुआ है, अच्छा अम्मा आपके लिए नई आंखें ले आएंगे, ऐसे बोलती है। एंड मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं डॉक्टर परी, उसका निकनेम परी है ना, मैं आपका ट्रीटमेंट करूंगी। और अभी से उसको पता चल गया है कि थोड़ा सा मम्मी को प्रॉब्लम है, अभी आपके मैं ठीक कर दूंगी, मैं आपको, मेरे पास सुपर पावर्स है, इस तरह से बोलती है। उसको लगता है कि मेरी मम्मा थोड़ा अलग है दूसरों से, वो अलग दिखती है, आंखों में प्रॉब्लम है, लेकिन काफी वो सॉफ्ट हार्टेड है। अभी से मेरी इतनी हेल्प करती है सर, मैं बताऊंगी तो हमारे श्रोताओं को आपको यकीन नहीं होगा। जी जी जी। सैंडल्स लाना, सारी चीजों को हेल्प करना, आप संभाल के चलो, आप गिर जाओगी, इतना मेरा ख्याल करती है ना अभी से। तो उसको भी धीरे धीरे ना समझ के आ रहा है। कुछ बहुत प्यारे से सवाल करती है, लेकिन मैं उसका जवाब नहीं दे पाती उसको, फिर मैं आगे इमोशनल हो जाती हूँ। जी सच में मैम, मैं समझ सकता हूँ मैम, और हमारे श्रोता भी समझ रहे होंगे। चितरंजन सर, आपसे किस तरह की बातें करती है निहारिका? इसमें नॉर्मल है, मुझे लगता है कि हमारे बेटी को कुछ इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन नॉर्मली है। जी, उसको अभी बहुत ज्यादा पता नहीं है। और मैं आपको कहूँ सर कि हमारा थोड़ा सोसाइटी भी बहुत बढ़िया है जी। यहाँ सब जो हम सोसाइटी में रहे हैं, आपस में जो रिश्तेदार हैं जी, वो भी कहीं कुछ ऐसे लोग नहीं है कि हमारे बेटी को समझाए अपने माँ के बारे में, इसीलिए उसको कुछ पता नहीं। और माँ के साथ बहुत ही अटैच है वो, लेकिन उसको थोड़ा बहुत पता है। देखिए, उसको ये नहीं पता है कि माँ को दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे कि वो अगर बीच में खड़ी रहे और उसको माँ टकरा के गिर सकती, ये चीज उसको सेंस है। ये कैसे है ये हमें नहीं पता, क्योंकि ये तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, ये हमें नहीं पता कि उसको कैसे पता है। उसको पता है कि कुछ डिफरेंट है, लेकिन उसका माइंड में ये ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहा। तो हम भी उसको समझाने के मतलब मूड में नहीं, हम समझ रहे कि उसको ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। अपने आप कभी ना कभी उसको समझ में जब आएगा तो उसको एडजस्ट कर लेगी। ऐसे बेटी के साथ सर हमारा नॉर्मल है, कोई मतलब नहीं ठीक है सर, वो जानती नहीं ये चीज। बिल्कुल सही है सर। वो तो पापा से भी बहुत अटैच्ड है, अपने फादर से भी बहुत अटैच्ड है। हाँ जी 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 जी। एंड जब भी मौका मिले, पापा मुझे आप बाइक में घूमने लेके चलो, है ना, मुझे ये चाहिए, तो उसको पता है कि मेरी डिमांड्स वही पूरी करेंगे, वहाँ तो नहीं तो सारा एकदम उनको। देखिए, जैसे हमारा बेटी को खाना खिला रहे सोनाली जी, तो उसको पता है कि अगर मैं इधर उधर अपने फेस को करूँ, मुंह को करूँ, तो खाना कहीं गिर सकता है। तो उसको पता है, वो अपने खुद ही उसका माँ का हाथ पकड़ के मतलब अपने मुंह में डाल देती। तो ये चीज इसलिए पता है क्योंकि माँ ने उसको पाला। उसको हो सकता है कल को दिन जब वो कोई और किसी को देखे तो उसको ही समझ में आए। हम भी यही सोच रहे कि उसको समझ में जब अपने से आए तो ही ठीक है, इसमें हमें समझाने की जरूरत नहीं है। ऐसे फिर उसमें मैच्योरिटी आएगी, इसलिए हम उसको ज्यादा कुछ टीचिंग नहीं देते इसके बारे में। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वही मतलब, लेकिन यही
सोनाली मैम ने तो मतलब शायद उम्मीद छोड़ दी होगी इन सब पलों की, लेकिन आज ईश्वर ने ये सब संभव बनाया है निश्चित रूप से। तो ये पल भी जीना बहुत जरूरी है ना सर। तो इस दौरान सर सोनाली मैम की लड़ाई में जो जो लोग साथ हैं, क्या आज भी वो लोग संपर्क करते हैं कभी कभार कि भाई क्या चल रहा है, अब आगे क्या प्रोग्रेस है, क्या अपडेट है, या जब जिसको आना था वो आ गए, चले गए, भूल गए, खत्म? नहीं सर, देखिए अगर मेरा व्यक्तिगत राय आप पूछे मुझे, जी जी तो जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल हेल्प किए हैं, ठीक है, वो कुछ लोग हैं आज भी करते हैं जी, कुछ लोग हैं कर चले गए, लेकिन जो करके चले गए ना वो भी इनके लिए बहुत बड़े थे ना सर। जी 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 जी, कि जैसे मान लीजिए कि सब तरह की हेल्प तो नहीं ना कर सकते। कोई अमेरिका में बैठे आपको कैसे हेल्प कर, आपको फाइनेंस ही ना कर सकते हैं। नहीं संपर्क की बात है कि संपर्क में आज कितने लोग मतलब। हाँ है 90% लोग अभी भी बरकरार है सर। बस ये इन्हीं चीजों से सर हिम्मत मिलती है, एक इस तरह के जिसके साथ हादसे हो गए हों सर, इन चीजों से। सोनाली उन लोगों से बात करके और भी लोगों को हेल्प पहुंचाई है। क्या बात है, बहुत खूब सर, बहुत जबरदस्त। अच्छा, एक प्रश्न सर मेरा ये है, टू बी फ्रैंक, बहुत ईमानदारी से, कि अब इतने इलाज हो गए, चल रहे हैं, अभी भी आगे भी चलेंगे, तो फाइनेंशियली आज आपकी फैमिली अपने आप को किस रूप में देखती है सर? देखिए सर, फाइनेंशियली आज हम लोग स्टेबल में हैं, हमें अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, ठीक है, जैसे केबीसी से फाइनेंस मिला था, लोगों का हेल्प जो है उस टाइम ट्रीटमेंट हो गया था। हालांकि इनके जो परिवार की जो पूरी जो पूंजी है, चाहे कैश हो चाहे नॉन कैश हो, पूरे डैमेज हो गया, पूरा खत्म हो गया। जी सर, ठीक है। और इस माहौल में इनके जो रिश्तेदार फैमिली है वो सब छोड़ दिए थे बीच रास्ते में, और कोई पूछने में नहीं आते थे जी। तो लेकिन इनका अभी जो स्टेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब देने के बाद जी स्टेबिलिटी आई, और जब सोनाली का जब स्टेबिलिटी आई तो उनके पिताजी भी रिलैक्स मोड में भी आ गए। अभी वो गांव में शिफ्ट हो गया, और इन्होंने केबीसी के ही जो हमें बताया, केबीसी की जो फंड मिला तो उनमें से उन्होंने घर वगैरह बनाया। प्रधानमंत्री आवास भी शायद मिला था सोनाली को, उसको थोड़ा मॉडिफाइड करके घर मिला, तो एक घर हो गया, जो कि घर ही उजड़ गया था जिसको कह सकते हैं। जी जी जी। और दूसरा चीज जो है, इसका जो भाई है वो अभी अपना रास्ता खुद तैयार कर रहे हैं, वो भी अभी स्ट्रगल मोड में ही है, क्योंकि इतना डैमेज हो गया कि पूंजी कुछ भी नहीं है, फाइनेंस जीरो था। तो उनके भाई अभी भी स्ट्रगल मोड में रह के काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं जी सर, सोनाली को हेल्प बहुत मिला है। देखिए, मुझे सब चीज उन लोगों से ही फीडबैक मिला है, क्योंकि मुझे तो उसके बारे में जानकारी नहीं थी। जी सर। यहाँ पर जो एसपी साहब है, एक एसपी साहब थे, सोनाली उनका नाम बता पाएंगे उनका जी। वो एसपी साहब क्या किए थे कि इनको एक व्हीकल दिलवाए थे बैंक से, कि ताकि आपके जो फैमिली का जो पूरे डैमेज हो गया पूरे फाइनेंशियल, उस डैमेज से उबरने के लिए आपको एक व्हीकल दिया जाएगा, जो व्हीकल आप पुलिस लाइन में चलाएंगे और उसमें आपको कुछ पैसे मिलेंगे, जो मंथली बेसिस में होता है। और वो आपके भाई को इसको देखरेख करना है। ये टेंडर के बेसिस पे व्हीकल लिया जाता है पुलिस में, सीआरपीएफ में। तो हर तरह से बोकारो में प्रशासन जो मदद किए हैं, ये अगर पूरे देश में, पूरे राज्य में अगर करते रहे तो पीड़ित को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन ये सिर्फ जो मदद है, ये सिर्फ सोनाली को ही मिली है, बाकी और किसी को नहीं मिली है। देखिए, सोनाली को प्रशासन से मदद मिला है, सोनाली को गवर्नमेंट से मदद मिला है, जॉब मिला है, सोनाली को प्रशासन से मदद मिला है, इनको क्वार्टर मिला है तुरंत। ठीक है, इनको क्वार्टर मिला है, इनको थोड़ा पैसेज भी दिया गया। मैं कहा ना कि सोनाली को बहुत पैसेज दिया गया है, उनको थोड़ा रिहेबिलिटेशन दिया गया, क्योंकि हमारा जो सोनाली का जो ऑफिस है वहां से जस्ट 10 कदम दूर ही क्वार्टर है, सरकारी क्वार्टर है। ये बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन इस सोनाली को स्पेशली दिया गया है। इनका रेफरेंस जो है, यहाँ के मंत्री जो थे झारखंड के, उन्होंने कहा कि आपको सोनाली को क्वार्टर देना है, वो भी सामने देना है। भूतपूर्व मंत्री थे। फिर एसपी साहब का 2012 में शायद इनको हेल्प किए थे, व्हीकल दिए थे। तो ये सब जो हेल्प मिला ना, इसलिए अभी स्टेबल है। लेकिन जो ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट में जो बहुत ज्यादा खर्च होता है, तो उसमें अभी भी डिपेंड है कि बाहर से कुछ रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, लेकिन ट्रीटमेंट को हम इसलिए ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे कि ट्रीटमेंट 90% हो चुकी है। अगर फाइनेंशियल के प्रॉब्लम की वजह से अगर ट्रीटमेंट नहीं भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी ये स्टेबल में आ गई है। अभी सारे के सारे परेशानियां जो खत्म, अभी खाली कॉस्मेटिक सर्जरी बची हुई है। मतलब वही सर कि जिस समाज ने दर्द दिया, दुख दिया, तकलीफें दी, उस समाज में बुरे लोग तो हैं ही, लेकिन अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। लेकिन हमारा दुख ये है कि ये सबको मदद मिलना चाहिए सर, ये सबको मिलना चाहिए। मतलब हर एक व्यक्ति, पहली बात तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, और अगर हो तो फिर हर एक पर नजर जानी चाहिए, हर किसी की नजर हर एक पर जानी चाहिए।
ठीक बात है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसी समाज में से आप भी निकल करके आए हैं। बिल्कुल क्योंकि मूल रूप से हमारा ये जो कार्यक्रम है वो वैवाहिक चुनौतियां जो आती हैं जीवन में, उसी को लेकर के है। जी, जो समाज मैं कह रही थी अपने श्रोताओं को कि मुझे मिला, लेकिन बहुत लड़ने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद मुझे मिला। ये चितरंजन जी जो कह रहे हैं, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सब तरह से, तो 12 साल 8 साल संघर्ष करने के बाद मुझे मिला। ये संघर्ष नहीं होना चाहिए। उस तकलीफ और दर्द और पीड़ा में एक लड़की संघर्ष कर रही है, ये संघर्ष में एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए मैम, कि किसी को इच्छा मृत्यु क्यों मांगनी पड़े, जब वो इतना मजबूर हो गया है व्यक्ति, जब उसके कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। नहीं आया सर कोई रास्ता, तब जाके मुझे ये सपोर्ट, ये हेल्प, ये सारा जो चीज कह रहे हैं वो मिला। तो मैं सब लड़की के लिए भी कह रही हूँ, सरकार के साथ सिस्टम डेवलप हो, इमीडिएट आप उसको प्रोवाइड करें, उसको मांगना ना करें। एक क्वेश्चन चलते चलते, एक छोटा सा क्वेश्चन है मैम, कि आपने इच्छा मृत्यु तो राष्ट्रपति जी से आह्वान किया था, कभी राष्ट्रपति जी से मुलाकात हुई आपकी, किसी से भी? हाँ, मैं बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को कि जिनसे मांगा था उन्होंने तो दिया नहीं, देंगे कि नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे वो ऑर्डर दिया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। एक कैंपेन चल रहा था मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की तरफ से, मेनका मैडम थी तब उसके मिनिस्टर, मुझे याद है 2016 की बात कर रही हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड की तरफ से कैंपेन किया गया था, अलग अलग कैटेगरीज में महिलाओं को नॉमिनेट करके, और ऑनलाइन वोटिंग चल रही थी। मुझे ये सब बात भी पता चला, मैं जानती भी नहीं कि मेरा नाम किसी ने नॉमिनेट कर दिया था, कोई मीडिया पर्सन ने, एंड मीडिया के थ्रू ही मुझे पता चला कि मैं लीड कर रही थी। और देश के लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, हमारे फ्रेंड वेल विशर्स का, कि इतना वोट मुझे दिया कि मैं उसको जीत गई, वो जो चल रहा था ऑनलाइन। क्या बात है, क्या एंड वुमेन एम्पावरमेंट कैटेगरी को मैंने जीता, और उसी के दौरान मुझे बुलाया गया प्रेसिडेंट हाउस, एंड वो ऑनर था मेरे लिए। हम दोनों पति पत्नी को, एक्स प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी लेट आज हमारे बीच नहीं रहे, जी। तो उन्होंने हमें बुलाया और हमें मतलब लंच विद प्रेसिडेंट का ऑनर दिया, और हमने उनके साथ लंच किया, एंड बहुत सी खूबसूरत सी साड़ी उन्होंने गिफ्ट की, डिजाइन बाय सब्यसाची, हमारे श्रोताओं को पता होगा, बॉलीवुड है, बहुत खूबसूरत साड़ी दी, एंड उसके बाद एक सर्टिफिकेट भी दिया इसका। तो ये ऑनर मुझे मिला उनके साथ 2016 में। जी सर, जी, जबरदस्त। तो सोनाली मैम, अब आज समय इजाजत नहीं दे रहा है, और मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत बिल्कुल सर, मैसेज आपका बिल्कुल मैसेज सुनना है हमको। और चलते चलते मैं यही चाहूंगा, पहले तो चितरंजन सर आप, कि जो लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं समाज का हाथ थामने का, जो लोग समाज से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, मैं जानता हूँ बहुत लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सर? देखिए, मैं ये मैसेज इसमें आपको 2 मैसेज देना चाहता हूँ आपके थ्रू पूरे समाज को। जी। सबसे पहले कि आपके साथ कोई भी परेशानी हो या ना हो, सबके साथ परेशानी नहीं होती है, परेशानी हो या ना हो, अगर आपको मन पसंद जीवन साथी नहीं मिलता, या फिर आपको जो पसंद था अगर वो नहीं मिलती है, तो इसके लिए आप निराश ना हो, उनको प्रयास कीजिए उस जीवन साथी को पाने में। अगर नहीं हो पाता है तो आपको किसी और को तलाश करे, और अगर आपको कुछ भी नहीं हो रहा, कोई आपको तरजीह नहीं दे रहा, कोई आपको पसंद भी नहीं कर रहा, तो एक टाइम आएगा जब आपको भी कोई पसंद करेंगे। तो ये जो किशोरावस्था में, या फिर जो युवावस्था का जो पहला जो पीढ़ी होता है, उस टाइम जो लोगों में आजकल जो मन ख्याल होता है, सुसाइड भी हो रहा है, आप देखेंगे कि लड़का सुसाइड कर लिया, लड़की सुसाइड कर ली, ऐसा कई बार होता है। ये ना करें, जीवन बहुत अनमोल है और आपको आगे बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई जरूर मिलेगा, कोई सिंगल पीस नहीं बनता है, बहुत सारे पीस बनते हैं। दूसरा चीज है सबसे इम्पोर्टेंट, कि अगर आप में हिम्मत है कुछ करने का, तो आप वो कीजिए। आप ये देखना बंद कर दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि रास्ता सिर्फ आप ही को चलना है, साइड से बोलने वाले बहुत लोग होंगे। अगर आप उसको दरकिनार नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको जो करना उद्देश्य है, उसमें आप तभी सफल हो पाएंगे जब आप सिर्फ उद्देश्य को देखेंगे, आगे पीछे बाएं दाएं कुछ नहीं देखेंगे, और हमेशा अच्छा करने के लिए सोचे, उसमें कोई बैरियर पैदा ना करें, किसी भी तरह का बैरियर नहीं। ठीक है, तभी हमारा समाज ऊपर लेवल में जाएंगे और हम लोग भी ऊपर जाएंगे, क्योंकि अगर हमारा कोई हिस्सा पीछे है तो हम संपूर्ण रूप से ऊपर नहीं जा सकते।
यही कहना था। धन्यवाद। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सोनाली मैम, आपके पास तो कहने के लिए इतना कुछ है कि मतलब मैं क्या पूछूं, लेकिन फिर भी बस आपकी जिंदगी एक मिसाल है मैम, जज्बे की एक मिसाल है। जो लोग निराश हैं मैम, बैठ गए हैं थक हार करके, वो जो ये मान करके बैठ गए कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, सोनाली मुखर्जी की नजरों में ऐसे लोगों को क्या संदेश है? देखिए, इंसान की सोच, ठीक है, ही उसको नीचे गिरा सकती है या ऊपर ले जा सकती है। आपने अगर मान लिया तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, अगर आपने ठान लिया तो आपका सब कुछ हो सकता है। ठीक बात है ना जी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि विल पावर हर हालत में, कैसे मैंने कई दिव्यांगों से मिली, तो मेरे लिए तो डिफिकल्ट था कि यंग एज में गए तो मैं गायक नहीं थी, तो एकदम से ये सब होने के बाद लाइफ को एक्सेप्ट करना वाज टू डिफिकल्ट जी मैम। बट मैंने ठान लिया कि जो जीवन मिला है उसी को जीऊंगी अच्छे से। और क्योंकि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता सर, जो हमें मिला है उसी के खुश रहिए। और दिव्यांगता को कई लोग अभिशाप मानते हैं, ऐसा मत मानिए। आप ऐसा कहेंगे तो आप 10 लोग और इस बात को एग्री करेंगे। आप उसको वरदान बनाइए और मिसाल कायम कीजिए समाज के लिए, अपने लिए, दुनिया के। हमारे डीसी साल है, मैं बताना चाहूंगी, राजेश सिंह हमारे बोकारो के डीसी है, वो डिस्ट्रिक्ट आते थे, तो हम सबको उनके गर्व है जी। क्या बात है, बहुत खूब है, निश्चित रूप से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। और बहुत जाने से पहले एक शब्द मैं कहना चाहूंगी अपने श्रोताओं को, जो लोग ऑनलाइन बुक पढ़ते हैं, हमारी किताब भी आई है, वो एसिड वाली लड़की, तो हमारे ऊपर एक बुक छपी है, आप लोग चाहें तो ऑनलाइन उस किताब को पढ़ सकते हैं। क्या बात है मैम, जरूर। और मैं भी कोशिश करूंगा कि रिकॉर्डिंग क्लब की तरफ से भी वो अगर मिल जाती है तो हम रिकॉर्ड करके, चूंकि हम रिकॉर्डिंग का काम भी है हमारा, तो वो हम साथियों को उपलब्ध करवाएंगे, सुन सकें, ताकि दृष्टिबाधित हर एक साथ, अगर मैम की और सर की अनुमति हुई तो। चलिए, बिल्कुल। तो साथियों, वो एसिड वाली लड़की पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली मैम और चितरंजन सर, हमें समय देने के लिए, दो बार हमारे साथ आने के लिए, और इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें आप करने के लिए, अपने संघर्ष को, अपने दुख भरे और खुशी भरे दोनों ही तरह के दिनों को याद करने के लिए। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद, थैंक यू। तो साथियों, श्रोताओं, सुनते रहें रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, बस जिंदगी भी इसी का नाम है। सुनो या मत सुनो, लेकिन मुस्कुराना हमेशा है। और रेडियो मधुबन का ऐप मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर पर। आप कॉल कर सकते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए रेडियो मधुबन को 9414151415 पर। आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही साथ मैं अंत में धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे श्रोताओं का भी। आप सोचिए कि इतने सारे कार्यक्रम करना क्या किसी एक या दो लोगों के बस का काम है? नहीं, आप सब हमें कहानियां भेजते हैं, आप सब हमें बताते हैं, और तभी फिर हम लोगों को इस कार्यक्रम में लेकर के आते हैं। गिरीश शांडिल्य जी हैं धनबाद झारखंड से, उन्होंने मुझे सोनाली जी से मिलवाया, सोनाली जी का संपर्क कराया, और आज देखिए 2 कार्यक्रम हो गए सोनाली मैम और चितरंजन सर के साथ। तो ऐसे ही गिरीश जी की तरह बाकी अन्य साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है आप सबका सहयोग, आप सबका प्यार यूं ही मिलता रहेगा। और आप में से कोई भी चाहे तो हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अगर आपकी कहानी में भी है कुछ अलग बात, आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में, समाज और परिवार की तरफ से अगर कोई कठिनाई नहीं है, तो आप सबका इस कार्यक्रम में हमेशा स्वागत है।